फाइल तैयार करके सारिका जैसे ही एक बॉस के केबिन में पहुंची, उसे पता चला कि वे घर के लिए निकल चुके हैं। उसने हल्की सी सांस ली और मन ही मन सोचा, लगता है जल्दी में फाइल लेना भूल गए। चलो, उनका घर तो रास्ते में ही है, देती हुई निकल जाऊंगी। बस एक बस ही तो बदलनी पड़ेगी। यही सोचते हुए सारिका बॉस के घर की तरफ चल पड़ी। बंगले के बाहर खड़े चपरासी ने उसे अंदर बैठक तक पहुंचा दिया। अंदर से पढ़ाने की आवाज आ रही थी। सुबोध अपने बेटे अयान को समझा रहे थे। उनकी पीठ दरवाजे की तरफ थी, इसलिए उन्होंने सारिका के आने का पता नहीं चला। अयान थोड़ा उलझन में था और बोला, पापा, मैडम ने तो यह सवाल दूसरे तरीके से समझाया था, जो काफी आसान लगा था। सुबोध ने थोड़ा सोचकर कहा, बेटा, यह तरीका भी सही है, लेकिन अगर तुम इस तरह करोगे तो जवाब जल्दी आ जाएगा। दोनों के बीच हल्की सी बहस जैसी स्थिति बन गई थी। सारिका कुछ देर चुपचाप खड़ी सुनती रही, लेकिन आखिरकार उससे रहा नहीं गया। उसने धीरे से कहा, सर, अगर आप चाहें तो इसे एक आसान तरीके से समझाया जा सकता है। दोनों ने पलट कर सारिका को देखा तो सारिका को वहां खड़ा पाया। सुबोध थोड़ा चौंकी, लेकिन फिर सामान्य होते हुए बोले, हाँ, बताइए। सारिका ने बिना समय गवाए कॉपी उठाई और बहुत सरल तरीके से सवाल समझा दिया। अयान की आंखों में तुरंत समझाने की चमक आ गई। उसने खुशी से कहा, अब समझ में आ गया। सारिका भी हल्का सा मुस्कुरा दी। सुबोध ने प्रभावित होकर कहा, मैथ अच्छी है आपकी। सारिका ने विनम्रता से जवाब दिया, जी, पहले मैं स्कूल में पढ़ाती थी। बच्चों को पढ़ाना मुझे हमेशा से अच्छा लगता था, खासकर मैथ्स के लिए बच्चे मुझे आज भी याद करती हैं। यह कहते हुए वह थोड़ी सी भावुक हो गई, लेकिन उसे एहसास नहीं था कि उसकी यह बात आगे चलकर उसके लिए नई जिम्मेदारी लेकर आएगी। सुबोध ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, अगर आप समय निकाल सके तो अयान को रोज थोड़ा समय दे सकती हैं। फीस जो भी आप कहेंगी, मुझे मंजूर है। दरअसल काम के कारण मैं उसे ठीक से समय नहीं दे पाता। सारिका एक पल के लिए असमंजस में पड़ गई, लेकिन हालत ऐसे थी कि मना करना आसान नहीं था। उसने हल्का सा सिर हिलाकर कहा, ठीक है सर, मैं कोशिश करूंगी। फाइल देकर जब वह वापस लौटी तो घर पहुंचते ही अपने रूममेट स्वाति के सामने सारी बातें बताकर थोड़ा हल्का महसूस करने लगी। स्वाति ने उसे समझाया कि जब तक सब ठीक है तब तक इस काम को संभाल कर चलना ही समझदारी है। यहाँ दोनों एक दूसरे का सहारा थी, इसलिए सारिका ने भी खुद को संभाल लिया। धीरे धीरे कुछ दिनों में सारिका को उस घर का माहौल समझ आने लगा। सुबोध की पत्नी लता एक गंभीर स्वभाव की महिला थी। उनके चेहरे पर मुस्कान कम ही दिखाई देती थी, मानो किसी बात का बोझ उनके मन में हमेशा रहता हो। सारिका का रोज घर आना उन्हें सहज नहीं लगता था, लेकिन उन्होंने कभी कुछ सीधे तौर पर कुछ कहा भी नहीं। सुबोध अपने कामों में व्यस्त रहते और घर के माहौल से थोड़ा अलग नजर आते थे। वहीं अयान एक समझदार और जिज्ञासु बच्चा था, जिसे पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और कंप्यूटर में भी काफी रुचि थी। वह सारिका से जल्दी घुल मिल गया था और पढ़ाई उसके लिए बोझ नहीं बल्कि एक दिलचस्प अनुभव बनती जा रही थी। उस समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और सारिका भी इस नई जिम्मेदारी के साथ खुद को ढालती जा रही थी। धीरे धीरे सारिका को उस घर में आना जाना नियमित हो गया। अब वह सिर्फ अयान को पढ़ाने ही नहीं जाती थी, बल्कि वहाँ के माहौल को भी समझने लगी थी। अयान हर दिन कुछ नया सीखने को उत्साहित रहता और सारिका भी उसे आसान तरीके से समझाकर पढ़ाई को मजेदार बना देती थी। लेकिन इन सब के बीच एक बात उसे हमेशा वह था सुबोध और लता के बीच का अनफासला। दोनों एक ही घर में रहते हुए भी जैसे अलग अलग दुनिया में खोए रहते थे। बातचीत जरूरी बातों तक ही सीमित रहती और भावनाओं का आदान प्रदान जैसे कहीं खो सा गया था। एक दिन पढ़ाई खत्म होने के बाद सुबोध ने सहज भाव से कहा, शाम को अयान को खेलने का समय होता है, आप चाहें तो दिन में आकर पढ़ा लिया करें। सारिका ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, लेकिन दिन में तो ऑफिस में रहती हूँ। सुबोध ने तुरंत जवाब दिया, मैं ऑफिस में बात कर लूंगा, आपको सुविधा हो जाएगी। सारिका समझ गई कि मना करने का विकल्प उसके पास कम ही है। उसने हल्का सा सिर हिला दिया। घर आकर उसने स्वाति को सब बताया। स्वाति ने फिर वही समझदारी वाली बात कही, जब तक सब ठीक है तब तक संतुलन बनाकर चलना ही सही है। सारिका ने भी खुद को समझाया और अगले दिन उसने दिन में जाना शुरू कर दिया। उस दिन जब वह पहुंची तो लता का मूड पहले से अलग था। उनके चेहरे पर हल्की नरमी थी। उन्होंने कहा, कल अयान का जन्मदिन है, तुम पढ़ाने के बाद यहीं रुक जाना, पार्टी के बाद ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। सारिका एक पल संकोच की, लेकिन अयान की खुशी और लता के बदले व्यवहार को देखकर उसने हाँ कर दी। अगले दिन घर में हलचल थी, सजावट हो रही थी, तरह तरह के पकवान बन रहे थे। सारिका भी अनजाने में इस माहौल का हिस्सा बन गई। उसने रसोई में हाथ बटाया और बैठक सजाने में मदद की। लता ने पहली बार खुलकर उसकी तारीफ की। मेहमानों के सामने भी उन्होंने सारिका की सराहना की। यह सब देखकर सारिका को अच्छा लगा। उसे लगा शायद इस घर में सब कुछ ठीक हो सकता है। पार्टी के दौरान सुबोध और लता दोनों एक आदर्श जोड़े की तरह नजर आ रहे थे। वे मेहमानों का स्वागत कर रहे थे, हंसकर बात कर रहे थे
और सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन सारिका अब इतना समझ चुकी थी कि यह सामान्यता से बाहर ही थी। असली दूरी अब भी बनी हुई थी। रात को घर लौटकर सारिका देर तक स्वाति को पार्टी की बातें बताती रही और फिर धीरे से बोली, दोनों दिल के बुरे नहीं हैं, फिर भी जाने क्यों एक दूसरे से इतनी दूर हैं। स्वाति ने मुस्कुराते हुए कहा, हर रिश्ते की अपनी कहानी होती है जिसे समझने में समय लगता है। तुम ज्यादा मत सोचो और आराम करो। लेकिन सारिका के मन में अब यह सवाल गहराने लगा था कि क्या सच में इन दोनों के बीच सब ठीक हो सकता है। अगले कुछ दिनों में सारिका और लता के बीच बातचीत बढ़ने लगी। पढ़ाई के बाद कभी चाय पर तो कभी यूं ही बैठकर दोनों बात करने लगी। सारिका को पता चला कि लता एक संपन्न परिवार से आती हैं, जबकि सुबोध का जीवन साधारण पृष्ठभूमि से शुरू हुआ था। शायद यही अंतर उनके रिश्ते में कहीं न कहीं असर डाल रहा था। एक दिन जब अयान स्कूल में रुका हुआ था, वो सारिका वापस जाने लगी तो लता ने उसे रोक लिया। आज थोड़ा मेरे पास बैठो ना, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में एक अलग ही नरमी थी। सारिका उनके पास बैठ गई। कुछ पल की चुप्पी के बाद लता ने धीरे से कहा, सुबोध और आयान दोनों ही अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं और मैं अक्सर खुद को अकेला महसूस करती हूँ। सारिका ने ध्यान से उनकी बात सुनी और महसूस किया कि उनके अंदर बहुत कुछ दबाव है। उसने सहजता से कहा, शायद आपको भी थोड़ा समय अपने लिए निकालना चाहिए। लता हल्का सा मुस्कुराई और बोली, तुमसे बात करके अच्छा लगता है। फिर अचानक उन्होंने एक सवाल किया, क्या तुम्हें लगता है कि इंसान अपने पहले प्यार को पूरी तरह भूल पाता है? सारिका एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बोलने बोली, मुझे लगता है समय के साथ भावनाएं बदल जाती हैं और जो कभी बहुत खास लगता है वह धीरे धीरे यादों में बदल जाता है। लता की आंखों में एक उम्मीद से झलकने लगी। उन्होंने कहा, शायद तुम सही कह रही हो। सारिका को अब धीरे धीरे उनके मन की उलझन समझ आने लगी थी। उसे महसूस हुआ कि इस रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरत भरोसे और संवाद की है। उस दिन घर लौटते वक्त सारिका काफी सोच में डूबी हुई थी। उसे लग रहा था कि वह अनजाने में इस परिवार के बहुत करीब आ गई है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और अब सारिका इस घर का हिस्सा जैसे महसूस करने लगी थी। अयान की पढ़ाई लगभग पूरी हो चुकी थी और वह पहले से ज्यादा आत्मविश्वास नजर आने लगा था। लेकिन सारिका का ध्यान अब सिर्फ उसकी पढ़ाई तक सीमित नहीं रहा था। उसे इस घर के रिश्तों की उलझन साफ दिखाई देने लगी थी, खासकर सुबोध और लता के बीच की दूरी जब उसे और ज्यादा खलने लगी थी। एक दिन पढ़ाई के बाद वह जाने लगी तो लता ने फिर से उसे रोक लिया। उनकी आवाज में इस बार एक अलग ही थकान थी। सारिका, आज थोड़ा और बैठो ना, मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। सारिका चुपचाप उनके पास बैठ गई। कमरे में हल्की खामोशी थी, जैसे शब्द खुद रास्ता ढूंढ रहे हों। कुछ देर बाद लता ने धीरे से कहना शुरू किया, कभी कभी लगता है सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा है। सुबोध ने मुझे हमेशा सम्मान दिया, कभी कोई कमी नहीं होने दी, लेकिन जो अपनापन दिल चाहता है वह शायद कहीं खो सा गया है। सारिका ध्यान से उनकी बात सुन रही थी। उसे अब समझ आने लगा था कि वह सिर्फ एक साधारण शिकायत नहीं बल्कि अंदर की गहरी पीड़ा है। उसने शांत स्वर में कहा, दी, कभी कभी हम जो महसूस करते हैं उसे सामने वाले तक पहुंचा नहीं पाते और दूरी बढ़ जाती है। शायद बात करने से बहुत कुछ ठीक हो सकता है। लता ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी, काश सब इतना आसान होता। फिर कुछ पल रुककर उन्होंने वह बात कह दी जो उनके मन में लंबे समय तक थी। उन्होंने सुबोध के पुराने लगाव का जिक्र किया और बताया कि कैसे उस बात ने उनके मन में एक अनकही दूरी पैदा कर दी। सारिका ने इस बार बहुत सोच समझकर जवाब दिया, दीदी, हर इंसान की जिंदगी में कुछ पुरानी यादें होती हैं, लेकिन जरूरी यह है कि आज वह किसके साथ जी रहा है और किसे महत्व दे रहा है। मुझे लगता है सर आपके साथ हैं और आपको ही अपना परिवार मानते हैं। लता कुछ देर चुप रही, जैसे इस बात को अपने अंदर महसूस कर रही हो। उनकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन इस बार वह बोझ कम लगता था। सारिका को लगा कि शायद उसने सही दिशा, एक छोटी सी कोशिश की है। उस दिन के बाद लता के व्यवहार में थोड़ा बदलाव आने लगा। वह पहले से ज्यादा शांत और सहज नजर आने लगी थी और सुबोध से भी सामान्य बातचीत करने लगी थी। हालांकि अभी भी एक हिचक बनी हुई थी, लेकिन शुरुआत हो चुकी थी। उधर अयान का कोर्स पूरा हो गया था और परीक्षा भी खत्म हो गई थी। वह अपनी माँ के साथ कुछ दिनों के लिए ननिहाल चला गया था। इस वजह से सारिका का वहां जाना भी बंद हो गया। अब वह फिर से अपने ऑफिस के काम में व्यस्त हो गई, लेकिन उसके मन में उस घर की बातें बार बार आती रहती थी। उसे लगता था जैसे वह अनजाने में उस परिवार की कहानी का हिस्सा बन गई है। एक शाम ऑफिस से निकलते समय काफी देर हो चुकी थी, अंधेरा भी घिर आया था। तभी सुबोध वहां मिले। उन्होंने सहजता से कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपको घर छोड़ सकता हूँ।
आखिरी बस भी निकल चुकी है। सारिका ने एक पल सोचा और फिर हामी भर दी। दोनों कार में बैठ गए। रास्ते भर कुछ देर खामोशी रही, जैसे दोनों अपने-अपने विचारों में खोए हों। फिर सुबोध ने बात शुरू की। इस बार अयान की पढ़ाई बहुत अच्छी रही, इसका श्रेय आपको जाता है। सारिका ने विनम्रता से कहा, नहीं सर, उसने खुद मेहनत की है, मैं तो बस मदद कर रही थी। कुछ पल बाद सुबोध ने फिर कहा, लता में मैं इन दिनों थोड़ा बदलाव महसूस कर रहा हूँ। वह पहले से ज्यादा शांत है और अब बात भी करने लगी है। क्या उन्होंने आपसे कुछ कहा था? तो सारिका एक पल के लिए चुप हो गई, लेकिन फिर धीरे से बोली, कभी कभी इंसान को सिर्फ किसी का साथ चाहिए होता है, जिससे वह अपनी बात कह सके। शायद उन्हें भी वही मिल गया हो। सुबोध ने गहरी सांस ली और कहा, मैं उन्हें परेशान नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ कि सब पहले जैसा हो जाए। उनकी आवाज में सच्चाई थी। सारिका ने महसूस किया कि हाँ, किसी भी की कमी नहीं है, बस गलतफहमियां ही दीवार बन गई। तभी अचानक सारिका के मुंह से निकल गया, तो फिर आप उन्हें वापस क्यों नहीं बुला लेते? सुबोध ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, शायद अब समय आ गया है। यह बात सुनकर सारिका के मन में एक सुकून सा आया। उसे लगा कि उसकी छोटी सी कोशिश शायद असर दिखा रही है। थोड़ी देर बाद कार उसके घर के पास रुक गई। सारिका उतरने लगी, तभी सुबोध ने कहा, आप पुरस्कार में आपका पुरस्कार तो यहीं रह गया। सारिका एक पल को चौंकी और फिर हल्का सा मुस्कुरा दी। इस छोटी सी मुस्कान में राज भी थी और उम्मीद भी। अगले दिन सारिका थोड़ी घबराहट के साथ ऑफिस पहुंची। उसके मन में तरह तरह के विचार चल रहे थे। उसे लग रहा था कहीं कल की बातों का गलत असर ना हो गया हो। वह चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गई और काम में मन लगाने की कोशिश करने लगी, लेकिन ध्यान बार-बार भटक रहा था। तभी चपरासी उसकी टेबल के पास आया और एक लिफाफा रखकर बोला, साहब आपके नाम यह लेटर छोड़ कर गए हैं। सारिका का दिल एक पल के लिए जैसे रुक गया। उसने जल्दी से पूछा, साहब कहाँ हैं? चपरासी ने सहजता से जवाब दिया, मैडम को लेने गए हैं। इतना सुनते सारिका की सांस जैसे हल्की हो गई। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक छोटा सा कागज था, जिस पर एक शब्द लिखा था, धन्यवाद। उस एक शब्द को पढ़ते ही सारिका के चेहरे पर अनायास ही मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी, जैसे किसी अनक भाव को शब्द मिल गए हों। उसे अब समझ में आ गया था कि सुबोध अपनी पत्नी को वापस लाने गए थे और शायद उनके रिश्ते में एक नई शुरुआत होने जा रही थी। सारिका ने कुर्सी पर पीछे टेक लगाकर गहरी सांस ली। उनके मन में अब कोई उलझन नहीं थी, बल्कि एक सुकून था। उसे महसूस हुआ कि कभी-कभी हम बिना किसी उम्मीद के जो छोटा-सा प्रयास करते हैं, वह किसी की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। कुछ दिनों बाद जब सारिका फिर से उस घर आ गई, तो माहौल फिर पहले से बिल्कुल अलग था। दरवाजे पर अयान दौड़ता हुआ आया और खुशी से बोला, दीदी आप आ गई। मम्मी पापा भी अंदर हैं। उसकी आवाज़ में जो उत्साह था, वह पहले से भी कहीं ज़्यादा था। सारिका अंदर गई तो उसने देखा सुबोध और लता दोनों साथ में बैठे थे और सामान्य से भी ज़्यादा सहज नज़र आ रहे थे। लता के चेहरे पर इस बार एक सच्ची मुस्कान थी। उन्होंने सारिका को पास बुलाया और कहा, तुमने उस दिन जो बात कही थी, उन्होंने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर किया। मैंने भी कोशिश की समझने की और शायद पहली बार हमने खुलकर एक दूसरे से बात की। सुबोध ने भी मुस्कुराकर कहा, कभी-कभी हम सिर्फ एक सही दिशा दिखाने वाले की जरूरत होती है। सारिका ने विनम्रता से कहा, मैं तो बस वही कहा जो मुझे सही लगा। असली प्रयास आप दोनों ने किया। अयान बीच में ही बोल पड़ा, अब तो सब ठीक है ना? और तीनों हल्के से हंस पड़े। उस हंसी में अब कोई बनावट नहीं थी और वह सच्ची और दिल से निकली हुई थी। सारिका ने उस घर को देखा जहाँ पहले अपनेपन की दूरी का एहसास होता था। अब वही घर अपनापन और शांति से भरा लग रहा था। उसे लगा जैसे किसी बंद खिड़की को खोल दिया गया हो और अंदर ताजी हवा आ गई हो। कुछ देर बाद वो वहां से निकलने लगी तो लता ने उसका हाथ थाम कर कहा, तुम हमेशा हमारे लिए खास रहोगी। यह सुनकर सारिका की आंखों में हल्की सी नमी आ गई, लेकिन इस बार यह नमी खुशी की थी। घर लौटते समय उसके कदम हल्के थे और मन बिल्कुल शांत सा महसूस हो रहा था कि जिंदगी में हर बार बड़े काम करने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक सच्ची बात, एक सही समय पर कही गई सलाह और थोड़ा सा अपनापन ही काफी होता है। किसी का घर फिर से बसाने के लिए। उस रात सारिका खिड़की के पास बैठी देर तक आसमान को देखती रही। शहर के जल के बीच हलचल के बीच उसे अपने अंदर एक गहरी शांति महसूस हो रही थी। स्वाति ने पीछे से आकर पूछा, आज बहुत खुश लग रही हो? सारिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ शायद इसलिए क्योंकि आज मुझे एहसास हुआ कि किसी की जिंदगी में थोड़ी सी रोशनी बन पाना भी बहुत बड़ी बात होती है। स्वाति ने हंसते हुए कहा, तो मैडम अब आप सिर्फ ऑफिस की नहीं, दिलों की भी समस्या हल करने लगी हैं। दोनों हल्के से हंस पड़े और उस हंसी में इतना सुकून था और संतोष था और एक नई समझ भी। सारिका ने धीरे से आंखें बंद की और मन ही मन सोचा कि हर रिश्ता थोड़ा समय और समझ मांगता है और अगर सही वक्त पर कोई इसे संभाल लेने ले तो टूटने से बच जाता है। और शायद यही जिंदगी की सबसे
खूबसूरत बात है कि हम सब किसी न किसी कहानी में एक छोटा-सा लेकिन ज़रूरी किरदार निभाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट कर कर ज़रूर बताएँ और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।